अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, जो आज का पेपर था 6 इंग्लिश बैच 2020 का, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि इसका एनालिसिस करें आप, तो इसका अभी जो एनालिसिस है वो करते हैं। 30 मार्क का यह पेपर था जिसमें कि मिनिमम जो आपके मार्क्स चाहिए तो वो है 12। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेक्शन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, जिसमें कि हर एक आंसर जो है वो आपको 20 वर्ड्स के बीच में लिखना था। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट ओवरऑल जो वर्ड लिमिट था तो वो 20 का था। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी स्टीव जॉब्स व्हेन इट वाज पब्लिश्ड। तो कौन था ऑथर इस बायोग्राफी का, स्टीव जॉब्स बायोग्राफी का? तो हमें पता है वो कौन है, वॉल्टर आइजैक्सन। एंड ये कब पब्लिश हुई थी? 24 अक्टूबर 2011। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आई गेस सब ने इस आंसर को अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है चलिए अभी उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है? हु वाज स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स कौन था? हाउ वॉल्टर आइजैक्सन हैज़ पोर्ट्रेट द लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स। तो जो वॉल्टर आइजैक्सन है उसने स्टीव जॉब्स की जो लाइफ है उसको कैसे पोर्ट्रे करा है। तो स्टीव जॉब्स जो है वो हमें पता है वो फाउंडर था एप्पल का, वन ऑफ द फाउंडर, मेन फाउंडर था एप्पल का, और उसके साथ साथ वो सीईओ था एप्पल का, चेयरमैन भी था उसका। एंड एप्पल वन को बनाने में जो स्टीव जॉब्स है उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा। ठीक है, एक तो ये चीज़। सेकंड थिंग कि वॉल्टर आइजैक्सन जो है उसने कैसे उसकी लाइफ को पोर्ट्रे करा है, तो उसे मतलब स्टीव जॉब्स को दिखाया है वॉल्टर आइजैक्सन ने एज अ पर्सन जिसने जो काउंटर कल्चर है एंड जो टेक्नोलॉजी है उसको मिक्स करा। ठीक है, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी बताई है जिसने इन दो चीज़ों को, दो डिफरेंट चीज़ों को, काउंटर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसको मिक्स करा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकेंड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है, पहले तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये कंपलसरी थे, आपको करने ही करने थे। ठीक है, एंड इसमें कोई और नहीं था, चॉइस नहीं थी इसमें। जो थर्ड पार्ट है वो है व्हाट इज़ जेडी स्मिथ्स कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल वॉइस। तो जो जेडी स्मिथ है उसका क्या कॉन्सेप्ट है एक आइडियल वॉइस का। ठीक है, तो वो आपको अभी डिस्कस करना है। तो वो यही है कि जेडी स्मिथ जो है, मैंने ये जब मैंने वीडियोस में ये चीज़ एक्सप्लेन भी करी थी तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो कोई भी एक लैंग्वेज जो है हम उसको आइडियल नहीं मान सकते। तो जो जेडी स्मिथ है उसका कॉन्सेप्ट यही है अब आइडियल वॉइस का, कि जो एक इंसान है उसके पास अगर मल्टीपल वॉइसेस है तो उन्हें मतलब उन मल्टीपल वॉइसेस को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब एक वॉइस के लिए वो दूसरी वॉइस को खो दे, नहीं, उसे जो मतलब उसके पास जितनी भी वॉइसेस हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उन सबको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने अंदर डालना चाहिए, एंड उन सारी वॉइसेस में, उन सारी लैंग्वेजेस में खुद को एक्सप्रेस उसे करना चाहिए। ठीक है, तो यही है उसका कॉन्सेप्ट आइडियल वॉइस का। तो चलिए जो फोर्थ पॉइंट है या जो फोर्थ जो पार्ट है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। वो क्या है? इनोमरेट सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से हमें बताना है, मतलब जब कोविड-19 था तो उस टाइम पे लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन की वजह से क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़े तो उनको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि अगर मतलब टेक्स्ट में कुछ चीज़ें दी हैं, ठीक है, मतलब क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स रहे, अगर उसके साथ साथ मतलब जो आपको खुद से लगे कि हाँ ये जो चीज़ें हैं उस टाइम पे हुई थी, जैसे कि मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन उस टाइम पे हो रही थी, तो वो एक प्लस पॉइंट था, वो एक पॉजिटिव पॉइंट था, तो वो आप इसमें लिख सकते थे। एंड उसके साथ साथ मतलब जो मतलब वाटर है वो जो बहुत ज़्यादा अब मतलब फ्रेश हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था। बाकी भी आपको खुद से जो लगता था कि इसमें हम चीज़ें लिख सकते हैं तो उनको आप मेंशन कर सकते थे। रेस्ट हमें पता है कि एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर बहुत असर पड़ा, मतलब वो क्लीन होने लगा। जो पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, तो जो जो मतलब जिस भी टाइप का जो पोल्यूशन है वो कम होने लगा उस टाइम पे। ठीक है, तो यह पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते थे। या जो लोग हैं उन्होंने एक साथ मतलब काम करा, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करी। जो जानवर हैं जिनको लॉकडाउन में मतलब कोई केयर करने वाला नहीं था, तो जो वॉलंटियर्स थे कुछ, तो उन्होंने मतलब उन जानवरों के लिए काम करा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप इसमें लिख सकते थे। ठीक है, तो चलिए जो सेक्शन बी है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। ये मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, एंड इनका जो आंसर है वो आपने लिखना था 150 वर्ड्स में। ठीक है, तो चलिए अभी इसको डिस्कस करते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसके 2 पार्ट्स थे, मतलब चॉइस थी इसमें, दोनों में से आपको एक करना था, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ वॉजनिक कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ एप्पल वन। जो स्टीव वॉजनिक थे तो उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट करा इस एप्पल वन को इवॉल्व करने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना था 150 वर्ड्स में, ठीक है। तो जो स्टीव वॉजनिक थे उसका बहुत अच्छा रोल रहा इसको इवॉल्व करने में, एप्पल वन को इवॉल्व करने में, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह जो है वो सारा कुछ इसी ने दिया था, वॉजनिक ने ही दिया था। टेक्निकल चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस था, एंड क्योंकि एक इंजीनियर था तो एक्सपीरियंस वगैरह या टेक्निकल चीज़ों में इसका बहुत अच्छा होल्ड था, तो वो तो होना ही था। एंड उसके साथ साथ अगर बात करें कि मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इसमें एप्पल वन को लाइक इवॉल्व करने में, तो होमब्रू कंप्यूटर क्लब में ये आया था। एंड वहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, तब फिर इसके पास ये आइडिया आया कि जो मॉनिटर वगैरह है, जो मॉनिटर कीबोर्ड वगैरह है, तो ये एक इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, मतलब कि ये जैसे आज के दौर में कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, तो ये उस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आइडिया उसके पास आया जो होमब्रू कंप्यूटर क्लब से मतलब इसके दिमाग में आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद जो मतलब स्टीव वॉजनिक थे उसका ये था कि जो एप्पल वन है मतलब इसको अफोर्डेबल में बनाऊं, कि हर कोई जो इंसान है वो इसको अफोर्ड कर सके, मतलब हर कोई जो इंसान है वो इसको यूज़ कर सके, उसके लिए इसका मतलब अफोर्डेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसने कोशिश करी कि मैं वैसे पार्ट्स जो हैं उनको यूज़ करूं जिसकी वजह से जो एप्पल वन है इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई ना हो, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं मतलब इसने करी जिसकी वजह से जो एप्पल वन है वो इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट बी है तो वो डायरेक्ट टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत हो गई होगी आपको इसे लिखने में। तो कौन से जो कल्चरल करंट्स हैं वो चल रहे थे सैन फ्रांसिस्को में 1960s में, सैन फ्रांसिस्को में कौन से कल्चरल करंट्स चल रहे थे। तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो चल रहा था, जो काउंटर कल्चरल मूवमेंट्स थी, हिप्पी मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट या जो बाकी मूवमेंट्स थी उस टाइम पे वो चल रही थी, हैकर सब कल्चर चल रहा था, पॉलिटिकल एक्टिविज़म चल रहा था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने इसमें लिखनी थी, एंड उसके साथ साथ इनको थोड़ा इलॉबरेट करना था ताकि ये लाइक 140, 150, 160 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है मतलब जो आंसर है वो बन जाए, ठीक है। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से करा होगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी डायरेक्ट इसका जो पहला पार्ट है वो भी डायरेक्ट एक टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत हुई होगी, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने मेरी जो वीडियोस हैं वो देखी होगी, मतलब आंसर्स की, जिसमें मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चन है उनको डिस्कस करा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत हो गई होगी उनको इन आंसर्स को लिखने में, ठीक है। तो वाई डू जेडी स्मिथ रेफर टू एलाइजा डोलिटल फ्रॉम GB शॉज पिग्मेलियन एज अ पैट्रन ऑफ द ट्रेजिकली डबल वॉइस्ड। तो इसका मतलब यही है जो जेडी स्मिथ है वो क्यों रेफ़र करती है एलाइजा डोलिटल को, जो कि एक कैरेक्टर है फ्रॉम GB शॉज प्ले पिग्मेलियन, कि ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि ट्रेजिकली डबल वॉइस्ड होते हैं, ठीक है। डबल वॉइस्ड तो आपको पता है ट्रेजिडी ये उनके लिए इसलिए बन जाती है क्योंकि वो ना तो फिर इधर के रह जाते हैं ना तो फिर उधर के रह जाते हैं। तो ये चीज़ हमें बतानी है जेडी स्मिथ जो है वो क्यों एलाइजा डोलिटल को लाइक ऐसे पोर्ट्रे करती हैं। वो इसीलिए क्योंकि एलाइजा डोलिटल जो है वो उन लोगों का स्ट्रगल बताती है जो कि वो ना जो बीच में रह जाते हैं उनका स्ट्रगल दिखाती है कि अगर एक इंसान जो है वो अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, अपनी जो एक्सेंट है, अपनी जो वॉइस है, अगर वो उसको चेंज करवाना चाहता है तो उसको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है या क्या उसे चीज़ें जो है उनको फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए वो इसी की एग्जांपल देती हैं, एलाइजा डोलिटल जो है इसकी एग्जांपल देती हैं। वो एक फ्लावर गर्ल होती है, ठीक है। मतलब उसका जो एक्सेंट होता है वो कॉकनी टाइप का होता है, मतलब जो वर्किंग क्लास होते हैं उनके जैसा ही इसका एक्सेंट होता है। बट फिर जो प्रोफेसर हिगनस हैं वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड इसकी जो एक्सेंट है वो पूरा चेंज करवा देते हैं। एंड तब जाके क्या होता है फिर कि ना तो फिर ये एक मतलब अपर क्लास जो लेडी है वो बन जाती है, एंड मतलब कंफर्टेबली उसमें फ़िट नहीं होती क्योंकि सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करती। एंड जो लोअर क्लास हैं तो वहाँ पे इसके साथ क्या होता है कि जो इसकी ओरिजिनल वॉइस है मतलब उसे ये खो देती है, तो ना तो फिर ये उधर की रह जाती है ना तो फिर ये उधर की रह जाती है, ठीक है। तो
बेसिकली वो इसे ऐसे मतलब इसलिए पोर्ट्रे करती है कि ट्रेजिकली डबल वॉइस इसलिए पोर्ट्रे करती है क्योंकि वो बीच में फिर फंस जाती है एंड इसके ज़रिए से वो उन लोगों का स्ट्रगल दिखाती हैं जो कि इस चीज़ में फंस जाते हैं। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसका वो है कि वी हैव ब्रॉट दिस पेंडेमिक ऑन आवर सेल्व्स। तो ये जो जेन गोडाल है उसका स्टेटमेंट है कि ये जो पेंडेमिक है ये खुद हमने अपने ऊपर लाया। तो ये एक टेक्स्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि वहाँ पे आपको दिया था कि उसके बाद आपको 2 एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, मतलब जो जेन गोडाल है वो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है, बट यहाँ पे आपको खाली 2 एग्जाम्पल नहीं देनी है। पता है आपको यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी रीजंस उसमें दिए थे कि जो ये पेंडेमिक है ये हमने अपने ऊपर लाया, तो उसके लिए क्या रीजंस थे कि हम जो मतलब वाइल्ड लाइफ मार्केट्स जो होते हैं वहाँ पे हम जानवरों को मारते हैं, तो ये एक चीज़ था। फैक्ट्री फार्मिंग जो है वो एक सेकंड चीज़ था। एनिमल ट्रैफिकिंग जो है वो एक थर्ड चीज़ था। एंड उसके बाद जो हैबिटेट लॉस वगैरह है, तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, एंड ये जो सारी चीज़ें हैं आपने इसमें मेंशन करनी थी। फिर आपने क्या करना था कि इनको थोड़ा थोड़ा सा इलॉबरेट करना था। आपने ये नहीं करना था कि खाली 1-2 लिख दिए फिर उनको ज़्यादा ही इलॉबरेट कर दिया एंड 150 के वर्ड लिमिट में लाया। नहीं, आपको लाइक इसमें ये जो 4-5 चीज़ें हैं उनको लिखना था एंड उनको थोड़ा थोड़ा इलॉबरेट करना था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप कर सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद जो सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो वो डिस्कस करते हैं। इनका जो आंसर है वो आपने लिखना था 400 वर्ड्स के बीच में एंड इन 2 क्वेश्चंस में 4 और 5 में तो आपको एक ही करना था। ठीक है, तो चलिए अब इनको डिस्कस करते हैं। जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो वो है हाउ एप्पल 1 केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट फैक्टर्स वेर इंपॉर्टेंट इन इट्स क्रिएशन। जो एप्पल 1 है वो कैसे बना एंड कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे इसको बनाने में। ठीक है, तो जो एप्पल 1 है वो कैसे बना, जो स्टीव वॉजनिक थे एंड जो स्टीव जॉब्स थे, तो उनके कंबाइंड एफर्ट्स से जो एप्पल 1 है वो बना। ठीक है, एंड जो फैक्टर्स थे वो कौन से इंपॉर्टेंट थे कि जो पहला तो था कि जो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, तो वहाँ पे क्या करते थे ये लोग कि जो भी इनके पास आइडियाज़ वगैरह होते थे, जो न्यू आइडियाज़ होते थे, तो ये एक दूसरे से शेयर करते थे। वो अपनी जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे एंड वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। एंड जब फिर उन्होंने ये जो एप्पल 1 है इसकी मतलब इसको बनाने की भी जब कोशिश करी एंड इसको कंप्लीट भी करा, तो तब भी जो मतलब फीडबैक वगैरह था तो वो इसी होम ब्रू कंप्यूटर क्लब ने दिया था। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ कि मतलब एग्जिस्टेंस में या मतलब क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। तो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ था। दूसरा कि मतलब जो 2 पर्सनैलिटीज़ थी, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक। स्टीव वॉजनिक जो थे वो एक इंजीनियर थे। ठीक है, मतलब टेक्निकल चीज़ों में उसका बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस था, मतलब इन चीज़ों में उसे महारत हासिल थी। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो इसी ने करी थी, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हैं मतलब उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। एंड इसने कोशिश करी थी कि मतलब ये जो एप्पल 1 है इसका मतलब ये अफोर्डेबल रहे। ठीक है, मतलब ये हाई कॉस्ट का ना बने। ठीक है, ताकि जो आम लोग हैं वो इसे यूज़ कर पाए अच्छे से। एंड ये चाहता था कि मतलब मैं इसे फ्री में दूं। ठीक है, मतलब जो लोग हैं वो इसे फ्री में यूज़ करें, तो ये इसका था। एंड दूसरे साइड से जो स्टीव जॉब्स थे तो उसका बिजनेस माइंड बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल था, जो प्रेजेंटिंग स्किल था वो इसके पास बहुत अच्छा था। एंड जो मतलब बिजनेस माइंड इसका बहुत मतलब अच्छा था। ठीक है, तो ये जो मतलब कंबाइंड फिर इन्होंने काम करा, ऑल्दो इनके जो थिंकिंग थी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, बट स्टिल इन्होंने एक मतलब कंबाइन काम करा। ठीक है, मतलब एक साथ इन्होंने काम करके फिर ये जो एप्पल 1 है इसको बनाया। ठीक है, तो फिर जब इन्होंने इसको बनाया तो अब इनने कंप्यूटर्स तो बनाए, बट उसके बाद इनको क्या करना था कि ये जो कंपनी है इसको आगे बढ़ाना था। फिर क्या हुआ कि जो मतलब मैंने बताया था पहले ही कि जो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब है, तो फिर मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया उनके सामने, उनसे फीडबैक लिया। तो वहाँ पे एक बंदा था पॉल टेरल, तो उन्होंने इन्हें बोला कि मुझे 50 जो कंप्यूटर्स हैं उनका ऑर्डर चाहिए। तो फिर उन्होंने वो फिर फुलफ़िल करा, मतलब कैसे करा वो सब चीज़ें मैं उसमें अभी ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, बट मतलब ये सब चीज़ें हुई एंड तब जाके फिर ये मतलब इतनी बड़ी कंपनी बनी। तो वो तो फिर लेटर ऑन था, बट जो मैंने पहले चीज़ें बताई तो वो आप इसमें लिख सकते थे। ठीक है, कि मतलब कंबाइंड एफर्ट की वजह से जो मतलब एप्पल 1 है इसकी क्रिएशन हुई, या जो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब है उसने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। जो
जॉब्स का बिजनेस माइंड था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। एंड जो स्टीव वॉजनिक थे उसका मतलब टेक्निकल माइंड बहुत अच्छा था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते थे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है कि व्हाट वाज जेडी स्मिथ्स इंटेंशन टू राइट एन ऐसे स्पीकिंग इन टंग्स डिस्कस आइडेंटिटी क्राइसिस इन हर लाइफ। तो जो जेडी स्मिथ है उसका क्या इंटेंशन था इस ऐसे स्पीकिंग इन टंग्स को लिखने में, एंड उसकी ज़िंदगी में कौन से आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो जो जेडी स्मिथ है उसके बहुत सारे इंटेंशन थे इस ऐसे को लिखने में। तो पहला जो इंटेंशन है वो ये था कि मतलब जब उसने खुद जो अपनी वॉइस है उसको चेंज करा, या इन जनरल अगर एक इंसान अपनी वॉइस जो है वो चेंज करवा देता है तो जो सोसाइटी है वो उसे कैसे देखती है, या उसे कैसे मतलब उसे कौन सी चैलेंजेस कौन से प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो पहला इंटेंशन। सेकंड इंटेंशन की अगर बात करें, जो सोसाइटी है वो कितना ज़्यादा ज़ोर डालती है, स्पेशली जो ब्रिटिश सोसाइटी है वो कितना ज़्यादा ज़ोर डालती है एक इंडिविजुअल के ऊपर कि आपको एक ही जो लैंग्वेज है वो चूज़ करनी है, आप अपनी जो लैंग्वेज है उसे लाइक चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो एक सोसाइटियल प्रेशर होता है कि आपको आपकी एक सिंगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए जो जेडी स्मिथ हैं तो उसने जो ये ऐसे हैं स्पीकिंग इन टंग्स ये लिखा है। तो उसकी ज़िंदगी में कौन सी आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हमें ये चीज़ तो पता ही है कि लाइक उसकी बचपन में एक वॉइस थी, फिर उसने चेंज कर दी, एंड फिर वो जो बचपन की वॉइस है वो खो देती है। तो यही सारी जो प्रॉब्लम्स है इसको ही थोड़ा आपको एलॉबरेट करना था, एंड ये जो चीज़ें हैं तो ये आपने मेंशन करनी थी इसमें, ठीक है। तो आई गेस कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, या जिसने जो गलती करी होगी तो उसने देख लिया होगा कि मेरी कहाँ पे गलती रही होगी। रेस्ट मुझे पता है कि आप लोगों ने जो पेपर है वो बहुत अच्छा करा होगा, एंड आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो तो टेक्स्ट क्वेश्चन ही हैं, तो बाकी भी जो चीज़ें हैं वो आपने अच्छे से पढ़ी होगी, एंड इंशाल्लाह सब ने जो पेपर है वो अच्छा करा होगा। इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।